हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन एकेडमी, जहां साइंस बनती है आसान और इंटरेस्टिंग। मैं हूं संजना, आपके साइंस मेंटर, और यहाँ हम रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, 9th क्लास का चैप्टर 5, जिसमें पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सब कुछ जान लिया था कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है। लेकिन और हमने कुछ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए थे, प्रॉपर हमने सब कुछ देख लिया था। अब हमें क्या करना है, सेल के हर एक ऑर्गेनस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लेकिन आज हम कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का बहुत फोबिया है बच्चों में कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी टफ होती है। बच्चों मैं बता दूं, एनसीईआरटी टफ नहीं होती है। एनसीईआरटी टफ तब लगती है जब हमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता। अब हमने क्या कर लिया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम आज देखेंगे कैसे एनसीईआरटी हमारी बहुत आसान बनने वाली है। लाइन टू लाइन हम रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ तो चुके हैं, लेकिन उसे लिखना कैसे है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, वो आज हम एनसीईआरटी से सीखेंगे। और अगर हमारा कुछ मिस भी हो गया होगा तो वो हम एनसीईआरटी से आज ढूंढ निकालेंगे, ठीक है। तो अपने आप को रेडी कर लो, एनसीईआरटी से भागना नहीं है, हमें एनसीईआरटी को ही सिलेक्ट करना है, चूज करना है। हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, तो इसी जोश के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जैसा कि हमने बात कर ली थी कि सेल क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ये तो नहीं पढ़ाने वाली मैं, इसे हमें क्या करना है, खुद ही रीड करना है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं होगा, वही डायग्राम मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया। ये रहा हमारा वो जो हमारे रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, है ना। किसकी डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा ही रूम जैसा स्ट्रक्चर देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में नीचे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दिखा था उन्हें, सेल्स ऑफ एन अनियन पील। ये तो खैर उन्होंने ये दिखाया गया है कि अनियन जो होता है, अनियन पील, अनियन मतलब प्याज का छिलका जो होता है, व्हाइट पॉलिथीन जैसा जो होता है ना, उसका सैंपल दिखाया गया, उसके सेल ऐसे दिखते हैं कुछ, ठीक है। चाहे कोई भी सेल ले लो, हमने जो कल सेल के बारे में पढ़ा है ना, वही स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ एक्टिविटीज है। हम चाहे तो अगर हमारे पास लैब में हमारे पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तो ये एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, ये जरा येलो वाला पोर्शन हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ना। क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अंडरलाइन के साथ। अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ जल्दी जल्दी। अगर नहीं लेके बैठे हो, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ मैं, जल्दी 2 मिनट का टाइम देती हूँ। आज जो जल्दी एनसीईआरटी लेके पेन पेपर लेके बैठ जाओ और फिर अंडरलाइन करो मेरे साथ पढ़ पढ़ के, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर संजना मैम के साथ, ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। सेल्स वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स ऑफ अ कॉर्क। कॉर्क लिया था, कॉर्क स्लाइस मतलब किससे लिया था, कॉर्क स्लाइस मतलब जो पेड़ की छाल होती है वो ली थी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने किससे देखा था, अपने ही बनाए हुए फर्स्ट माइक्रोस्कोप से देखा था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं ल्यूवेनहॉक 1674 में। इन्होंने अपना खुद का दोबारा इन्होंने भी अपना इम्प्रूव एक अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने डिस्कवर करी किसकी, फ्री लिविंग सेल। किसकी डिस्कवरी करी थी, फ्री लिविंग सेल की। कहां से लिया था, पॉन्ड वाटर लिया था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में आते हैं, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस जैसी भी कोई चीज होती है। ये किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे क्या है, 1839 में आए थे, 1839 में। इन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म जैसी चीज भी क्या होती है, हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। भाई सबने अपना एक एक क्या क्या डिस्कवरी कर दी। किसी ने बोला कि हमारी जो बॉडी बनी है वो डेड सेल से बनी है,
किसी ने डिस्कवर कर दी कि नहीं, ल्यूवेनहॉक आते हैं बोलते हैं नहीं, हमारी जो बॉडी बनी है वो लिविंग सेल से बनी है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कौन साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने बोला भाई हमारे सेल के सेंटर में एक ब्लैक ब्लैक सा कुछ होता है, कलेक्टिव मास होता है, जिसे बोला उन्होंने न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं हमारे पुरकंजे। भाई लगातार इन्होंने डिस्कवरी पे डिस्कवरी करी, ठीक है। अब पुरकंजे बोलते हैं कि नहीं, हमारे सेल के अंदर कुछ लिक्विड जैसी चीज भी होती है, फ्लूइड जैसी चीज होती है, वो क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म होती है, ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल, द सेल थ्योरी। उसके बाद इन सब को कंक्लूड करते हुए हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने कौन सी साइंटिस्टों ने कौन सी थ्योरी दी, द सेल थ्योरी, दैट जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेड बाय, किसने बोला था, बायोलॉजिस्ट थे, कौन, हमारे सिल्डन, और हमारे जूलॉजिस्ट थे स्वान, ठीक है। दो ये सिल्डन एंड स्वान, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, एक तो हमारे जूलॉजिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द वर्काउ, फिर हमारे वर्काउ आए 1855 में। उन्होंने सजेस्ट किया that all cells are exist from the pre-existing cell, जितने भी सेल हैं वो क्या है, पहले से ही कोई सेल है उनसे मिलके बने हुए हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, मतलब सबसे एडवांस वर्जन ऑफ हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में। इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड वेरियस ऑर्गेनल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमने सेल के अंदर की चीजों को भी देखना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल। कौन कौन से ऑर्गेनल्स पढ़ लिए थे हमने, कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर, उन्हीं के बारे में आज हमें डीप में चलना है, ठीक है। और ये तो हमने देख ही लिया था, हमारे स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, बोन सेल, फैट सेल, ओवम सेल, स्पर्म सेल, तो ये तो अलग अलग तरह के सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब इनका शेप साइज भी क्या होता है, डिफर करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले अब बात करते हैं अपने प्यारे प्यारे सबसे प्यारे ऑर्गेनल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। याद रखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये क्या होती है, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, हमारे सेल के अंदर के कंपोनेंट को अलग करती है, सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exit of only some materials, कुछ ही चीजों को अलाउ करती है एंटर करने के लिए और कुछ ही चीजों को एग्जिट करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है, बाहर सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ अदर मटेरियल के मूवमेंट को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती है, जैसे कि बाहर से कोई फॉरेन आ जाए, फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो हमारी सेल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारी सेल को मार सकता है। जैसे मैंने बोला था कुछ वायरस होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत होशियार बनते हैं, वो आके हमारे सेल को मारने की कोशिश करते हैं। अब जब सेल डैमेज होगा तो भाई हमें तो डैमेज होगा ही ना, हमें नुकसान होगा, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड, कुछ ही चीजों को अलाउ कर रही है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, क्वेश्चन आएगा। अब चीजें कैसे सेल के अंदर जाती हैं, कैसे बाहर जाती हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में, क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो चीजें हमारी मेम्ब्रेन के नेचर की होती है, जैसा कि हमारे मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, लिपिड नेचर होता है। लिपिड नेचर मतलब ऑयली नेचर होता है। तो जो चीजें ऑयली नेचर की होंगी वो तो बड़ी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बिना एनर्जी इन्वेस्ट किए चली जाएंगे अंदर और बाहर, लेकिन जो हमारी क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है कि हमारे
मेम्ब्रेन का नेचर नहीं होता, उनका अपोजिट नेचर होता है, वो वाटर लविंग होती है। क्या होती है? वाटर लविंग होती है, वो आसानी से नहीं क्रॉस कर सकती हमारी मेम्ब्रेन को। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अगर हम देखें कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है, आसानी से डिफ्यूजन प्रोसेस से क्रॉस कर जाती है, मतलब आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे। जैसा अभी हमने क्या 10th क्लास का मैंने एक लेक्चर लिया है, उसमें देखना आप लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज विजिट। ठीक है, एक बार देख लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है जब गैस पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर भी वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने थोड़ा और ज्यादा डिटेल में चीजों को समझाया है। ठीक है, ओके। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस होती है वो तो आसानी से मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेती है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तो क्या है, बड़े लोग हैं, उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि वो सेल की सबसे जरूरतमंद चीजें हैं। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होता है हमारी सेल को? हमारी सेल को चाहिए होता है फूड को ब्रेक करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, ठीक है, प्लांट के लिए वो जरूरी होता है। ओके, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर। ठीक है, हम पढ़ा देंगे भाई, हम ही साइंस के टीचर है तो हमें ही पढ़ाना होगा ना। हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस फिर से एक बार समझाएंगे आपकी क्लास में। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? हाँ, डिफ्यूजन फिलहाल यही समझ के चलना है कि क्या होता है, गैस का मूवमेंट होता है हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ। जहां गैस ज्यादा होगा वो कम की तरफ भागने की कोशिश करेगा। समझ पाया? ठीक है। We saw that there is a spontaneous movement. Spontaneous का मतलब होता है बिना एनर्जी दिए आराम से कोई चीज मूव कर जाए एक जगह से दूसरी जगह, इससे कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, मतलब जब कोई चीज आसानी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जहां पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कुछ भी एनर्जी नहीं दिया, भाई तुम्हें जरूरत है तुम जाओ आराम से अलाउ करो। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट, जैसे कि सेलुलर वेस्ट होता है हमारी सेल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रेटेड आउट बाय द सेल। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे सेल चाहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी नहीं है तो उसको वेस्ट की तरह बाहर निकालो। ठीक है, एक्युमुलेट्स इन द हाई कंसंट्रेशन, वो क्या होती है हमारे सेल के अंदर बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, मतलब हमारे ब्लड में तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब लेकिन सेल के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमेशा कोई चीज कहां से कहां जाएगी, हाई से लो की तरफ, यानी सेल से आसानी से निकल के जाएगी भाई, दौड़ी 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 जाएगी, कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। और ब्लड भाई हमारा इतना तेज है, वो जो ब्लड है ना उसमें पूरा सिस्टम बना हुआ है, ब्लड वेसल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारी कौन चली जाती है, वेन्स, वापस हार्ट में, हार्ट से लंग्स में ले गए भाई, उनका स्वाहा किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा हमारे नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू, और फिर वापस में क्या है, ऑक्सीजन लेके फिर से दौड़ी दौड़ी अपने सेल के पास आई, बोला भाई तुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं ले आया, और तेरे लिए जो वेस्ट था वो बाहर। ठीक है, ऐसे काम करती है हमारी ब्लड वेसल, ब्लड सेल, सब कुछ मिलजुल के काम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, as soon as there is a difference of concentration, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा कंसंट्रेशन में, क्या, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है, of the CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आसानी से मूव करते हुए वो चली जाएगी। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अपने मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, है ना, अभी भी कंटिन्यू रखना है हमें। तो यही प्रोसेस है। अब क्या है, ओके, हाँ, और इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ज्यादा होता है तो वो सेल के अंदर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारे सेल के अंदर,
यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ही बना देते हैं भाई। ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। इसके अंदर कौन है, O2। O2 का अमाउंट ज्यादा है क्योंकि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है। लेकिन कौन लेके आ रहा है, ये आरबीसीज लेके आ रही है। यहीं पे हमारे बगल बगल में सेल होते हैं, साइड में क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है। इनमें तो भाई CO2 का अमाउंट भरा पड़ा है, वेस्ट, ठीक है, ठीक है। CO2 का ज्यादा है तो ये इधर आ जाएंगी ब्लड वेसल के अंदर, और ऑक्सीजन का अमाउंट इधर ज्यादा इधर कम है तो ये सेल के अंदर एक्सचेंज वाला गेम चलता है। तुम मुझे क्या दो, क्या दो, तुम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दो, सॉरी, सेल बोलता है कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। भाई होशियार बनता है हमारा सेल, बोलता है तुम मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे तो एनर्जी की जरूरत है, तुम ले जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारा बस यही काम रह गया कि वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते रहो, ठीक है, ओके। Does diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cells and its external environment? मतलब गैस का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है, ओके। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मतलब हमारे, अब बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर का मूवमेंट होता है किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पे वो फॉलो तो करता है हमारे लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम बात कर देते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट। हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है वाटर का, किसका, वाटर का मूवमेंट होता है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये भी समझ लो। लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट लेस होता है, सॉल्वेंट मोर होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट ऐसा होता है। और जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, सॉल्यूट मोर होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होती है, लेस, मतलब लिक्विड लेस होता है, ठीक है। अब मैंने बोला जो लिक्विड का मूवमेंट है वो लो टू हाई की तरफ हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना है लिक्विड से, क्योंकि मूवमेंट किसका होता है, लिक्विड का होता है ऑस्मोसिस में। तो पानी इधर ज्यादा है तो मतलब कहाँ आएगा, कम की तरफ आएगा, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, मैंने यही क्लियर कर दिया है आपको, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, ये इन्होंने वही चीजें बता दी हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व। मतलब कितना अमाउंट डिसॉल्व है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करने वाला है, ठीक है। पहले एक सेकेंड हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा मिसिंग तो नहीं है, यही इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है। अगेन वाटर पासेस द सेल। तो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो हमारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर। ये वाटर कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ही लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स, ये भी कैसे है, एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। ये सारी चीजें 10th क्लास में भी है और
हाँ 10th क्लास में, ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट के अंदर, जो पानी रूट लेके ऊपर की तरफ जाता है ना, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ही लेके जाता है। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है बच्चे? बोरिंग हो रही हो तो थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ, पानी वानी पी लो, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं इतने, ठीक है। दस, डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमें क्या रखना माइंड में कि हमारा क्या है, गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइड साइड में, तो उसमें बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये दोनों चीजें लाइफ ऑफ सेल के लिए जरूरी है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन। जो सेल है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? अपने एनवायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारे सेल से इन और आउट होते रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही हो गया भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इनसे बनी हुई मेम्ब्रेन है, जो कि कैसा नेचर होता है? ऑर्गेनिक नेचर। और ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड हमेशा हमारे ऑयल नेचर के होते हैं। मतलब ऑयल हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं किससे बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। किससे? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का रोल होता है कि वो प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन अगर कोई चीज, लिपिड मतलब ऑयल नेचर, प्रोटीन हमारे होते हैं वाटर नेचर। वाटर में आसानी से प्रोटीन घोल के पी लेते हो ना, दूध में प्रोटीन होता है, वो पानी में घुला होता है ना, है ना। कोई भी प्रोटीन पाउडर भी अगर पीने जाते हो तो क्या है? वाटर में डिजोल्व हो जाएगा ना, तो मतलब वो वाटर लविंग है। और ये हमारा लिपिड भाई साहब ये ऑयल लविंग है। तो जो सेम सेम नेचर का होता है, अगर कोई दोस्त मेरे जैसे मेरे वाइफ मैच कर रहा है तो मैं तो उससे खुश रहूंगी ना, मैं उसे अलाउ करूंगी अपने घर में आने के लिए, ठीक है। लेकिन अलग नेचर वाला बंदा आ गया जो मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसा है ही नहीं, वाइब ही नहीं मैच कर रही है, तो मैं क्या उसे अपने घर में आने दूंगी? भगा दूंगी झाड़ू मार के, ठीक है। तो मतलब क्या है, जिसका नेचर सेम होगा उसे तो हमारी मेम्ब्रेन अलाउ कर देगी, जिसका नेचर अलग हुआ हमारी मेम्ब्रेन से, वाटर लविंग हुआ, भाई तू भाग, दुश्मन है तू अगर ऑयल लवर है तो तुझे अलाउ करने वाली हूँ। तो मतलब कुछ ऐसे अब बेचारे ऐसे भी होते हैं कई बार, कुछ जो अपोजिट नेचर के होते हैं अच्छे होते हैं कई बार, है ना, कुछ लोग अच्छे निकल जाते हैं, तो उन्हें अलाउ करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसका नाम है प्रोटीन। भाई ये प्रोटीन चैनल एक रास्ता बना देते हैं हमारी मेम्ब्रेन में, और उसे बाहर से लाके अंदर लाके रख देते हैं, अगर एक बार परमिशन मिल जाए हमारी सेल की, ठीक है, ये होता है। However, we can observe that the structure of plasma membrane only through electron microscope. अगर हमें अपनी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो कैसे देख पाओगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ। और हमारी सेल मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो चाहे कोई चीज बाहर है ना, उसे पूरा खा के अंदर ले आएगी, अंदर ले जाएगी, इनगल्फ कर लेगी, ठीक है। जैसे कि उसे फूड चाहिए तो फूड को डायरेक्ट अंदर कर लेती है, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। मतलब ये नॉर्मल सेल है, ये फ्लेक्सिबल है। अगर यहाँ से कोई फूड पार्टिकल दिखा तो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना के उसे अंदर भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारी एक सेल होती है अमीबा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड कैसे लेती है? बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस। मतलब जैसे कोई फूड पार्टिकल दिखा, हमारी ये जो अमीबा सेल है ना, ये क्या करेगी? माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी और इसे अंदर की तरफ ले लेगी। क्या ले लेगी? अंदर की तरफ, और डाइजेस्ट कर देगी। अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? फिक्स नहीं होता, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब जैसे ही उसे क्या दिखा? फूड पार्टिकल, है ना, तो वो क्या करेगी? ऐसे ऐसे कुछ अंदर कर लेगी, धीरे धीरे ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे सेल का भी नेचर होता है। ओके, अब ये बोला गया भाई एक्टिविटी में जाओ, अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो लो, और फिर क्या करो? अपने टीचर से उसके बारे में डिस्कस करो।
हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस की बात करें तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, वाटर की, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हमारे सेल से इन और आउट होते हैं। ठीक है। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अलाउ करेगी इन और आउट होने के लिए। ठीक है। जो इसके जैसा नेचर का होगा उसे तो आसानी से अलाउ कर देगी, जो भाई अपोजिट नेचर का निकला उसे बाय बाय कर देगी। ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लेते हैं हम। मान लेते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या होती है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर नेचर होता है इसका। क्या होता है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर नेचर, मतलब 2 लेयर की बनी होती है। कुछ इस तरीके से ये लिपिड, ये हमारी क्या होती है? लिपिड चेन। क्या होती है? लिपिड चेन होती है। ठीक है। तो ये बीच का एरिया जो है वो लिपिड ऑयली नेचर का हो गया है ना। और जो ये साइड साइड में राउंड राउंड बना है ये हमारे क्या है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। क्या है? फॉस्फेट, जिनका नेचर थोड़ा सा वाटर लविंग होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा फेवर तो करती है। जैसे वाटर लविंग यहाँ पे आएगा लेकिन बेचारे को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंदर तो पूरा बैरियर लगा हुआ है ऑयली नेचर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे वाटर लविंग के लिए फिर हमारे पास क्या है? स्पेशल सिस्टम लगा रखा है, स्पेशल बंदोबस्त कर रखा है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? बीच बीच में अंदर की साइड, बाहर की साइड प्रोटीन चैनल लगे होते हैं। तो अगर वाटर लविंग है कोई, वो इस प्रोटीन के सपोर्ट से, हेल्प से अंदर आ सकता है। लेकिन अगर कोई ऑयली नेचर है तो वो तो आसानी से इस लेयर को क्रॉस कर देगा। ठीक है। ये क्या होती है? फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर से बनी हुई सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फोस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। एक हमारी ये वाली लेयर होती है फोस्फोलिपिड की और एक ये। ठीक है। मतलब इसे बाइलेयर क्यों बोला? क्योंकि एक नीचे से हमारी ऐसे कुछ होती है। ये हमारी क्या है? टेल पार्ट है, ये हमारा हेड पार्ट है। ठीक है। अब जो ये हेड पार्ट है ना भाई, दिख रहा है क्या? हाँ। जो हेड है ये, इसका नेचर कैसा होता है? पोलर नेचर, जो कि हमारा समझाने में, हमें लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। हेड का क्या नेचर है? पोलर नेचर है। पोलर नेचर है मतलब वाटर नेचर है। क्या है? वाटर लविंग, वाटर लविंग हो गई। ठीक है। और जो ये टेल पार्ट है, टेल, ऑयल नेचर, ऑयल नेचर या बोल दो ऑयल लविंग हो गई। ठीक है। ओके। तो मतलब ऐसे करके ये वाला पार्ट, ये इधर से एक हेड वाला पार्ट और इधर से हेड टेल, हेड टेल, ऐसे करके ये दोनों एक डबल लेयर बना लेती है मेम्ब्रेन की। समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ओके। तो मेम्ब्रेन वाला क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड नेचर होता है, और क्या होती है? ये लिपिड चीजों को ही आसानी से अलाउ करती है, वरना फिर इनके लिए अलग ट्रांसपोर्टेशन है। जो वाटर लविंग होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन चैनल होते हैं, आयन चैनल होते हैं, स्पेशली बने होते हैं उनकी एंट्री के लिए। ठीक है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल है, देन हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा। हाँ, ठीक है। हमारी जो सेल वॉल होती है भाई, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, या फिर हमारे फंगस में प्रेजेंट होती है, या हमारी बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है
जो कि रिजिड होती है। रिजिड मतलब थोड़ी टफ आउटर कवरिंग होती है, जिसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाद होती है, ठीक है, बाहर की साइड होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड, बाहर की साइड होती है, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बने होते हैं प्लांट सेल वॉल? सेलुलोज, सेलुलोज से बने होते हैं, जो कि बहुत टफ स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट करता है। सेलुलोज क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसी वजह से प्लांट बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, उन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम उसे खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इस लेयर को क्या बोलते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जैसे गाय भैंस, उनमें अलग से उनके लिए एंजाइम होता है जो कि इसे डाइजेस्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते इसे डाइजेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सेलुलोज बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर, जब कोई लिविंग प्लांट अपने वाटर को लॉस कर देता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट, तो हो सकता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, श्रिंक, सिकुड़ जाए, क्योंकि अंदर का पानी लॉस हो रहा है, ठीक है, अवे, तो इसकी वजह से फ्रॉम द सेल से लॉस हो जाए। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, मतलब अगर वाटर का लॉस हो जाए हमारे किसकी वजह से, मतलब हमारे सेल वॉल से निकल के वाटर लॉस हो जाए सेल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। भाई तुमने एक बॉल में बॉल नहीं बोलेंगे, हाँ, बॉल में हवा भरा होता है, उसमें एयर फिल होता है, जैसे एयर निकलती थी, याद है बचपन में, जैसे हमारी वो वाली बॉल फुटबॉल होती थी, अगर उससे से क्या होता था, एयर निकल जाता था तो वो सिकुड़ जाती थी ना, छोटी सी बन जाती थी ना, तो वेस्ट बेकार हो गई ना। तो वही प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस होता है, जब वाटर लॉस होने की वजह से प्लांट सेल सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। We can observe this phenomena by performing the following activity, मतलब हम ये एक्टिविटी अगर पॉसिबल है, स्कूल में माइक्रोस्कोप वगैरह हो तो हम देख भी सकते हैं। ओके, तो ये था सेल वॉल। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, हमारे थर्ड कंपोनेंट की। अभी तक हमने किसकी बात कर ली? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में। भाई न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या होती है? रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट्स ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। पीछे की तरफ चलो जरा एक बार, ऑनियन पील, जो अनियन का छिलका था, है ना, उसे हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा था, कहाँ गया भाई अनियन पील? सेंटर में कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, ये वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लैक ब्लैक सेंटर में चीज देखी है ना, वही क्या है? हमारी न्यूक्लियस है। क्या है? हमारी न्यूक्लियस है ना। ठीक है भाई, हमने देख लिया, अपने अनियन पील को ऑब्जर्व कर लिया, आ जाओ न्यूक्लियस पे। हाँ, क्या हो गया? ब्लड क्यों हो रहा है भाई? क्लियर हो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। बच्चों गायब तो नहीं हो गए? मैं इतनी मेहनत से बोलते जा रही, पता लगे तुम लोग गायब, लेक्चर छोड़ के बीच से। क्या बढ़ा रही है मैम? आई होप, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ क्लियर होते चल रहा है, अगर आपने पहला वाला लेक्चर ले लिया होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें समझना है, एनसीईआरटी की लाइन को इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो हमने जो माउंट पील देखा, ठीक है, ओके, अनियन का, ठीक है। व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन? तो मतलब अगर बिना आयोडीन सॉल्यूशन के हम उसमें ऑब्जर्व करें तो क्या हम देखेंगे? ड्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली, मतलब हमारे सेल में जब हम केमिकल डालते हैं ना, तो अलग अलग केमिकल अलग अलग कलर स्पॉटिंग देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग कलर आएंगे, अगर उन्हें हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। के भाई मेन बात तो करी ही नहीं, क्या है? हाँ ठीक है, आ जाओ, न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं जरा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस क्या होती हैं? जरा ये क्लियर तो हो जाओ, बार बार परेशान करता रहता है, ये ब्लर हो जाता है,
ठीक है। द न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट होता है जिसमें होती है डबल लेयर। इसकी भी भाई खुद की अपनी एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है जिसे बोला डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, ये भी स्पेशल है भाई। हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर है वो क्या है, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स साइड आउटसाइड। मतलब न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म व्हिच वी टॉक अबाउट इन द सेक्शन 5.24। मतलब हमारी सेल के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, जिसे हमने बोला था सर प्रोटोप्लाज्म, क्या प्रोटोप्लाज्म बोला, और इसी प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस और उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि न्यूक्लियस कैसी है, डबल लेयर्ड है, खुद की मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता दे रहे हैं, कोई भी चीज अंदर और बाहर आए। लेकिन कोई भी चीज का मतलब ये नहीं है कुछ भी अंदर आ जाए, सिलेक्टिव चीजों को ये भी अलाउ करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी, हर जगह होंगी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में है। हमारी मेम्ब्रेन भी है, वो भी तो लिविंग बीइंग है। ओके, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है भाई, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होता क्या है, जब हमारे डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन के, प्रोटीन बॉल्स, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वैसे तो, इसके राउंड राउंड में इस तरीके से कॉइल हो जाए, क्या हो जाए, कॉइल हो जाए। वो कॉइल होके कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये हमारी क्रोमेटिन है। जब हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, प्रोटीन के अराउंड क्या हो जाते हैं, कॉइल होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बना रहे हैं। फिर यही क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और इन्हीं क्रोमोसोम में हमारे क्या होते हैं, जीन्स वगैरह होते हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है, ठीक है। और यही जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट होते हैं, ठीक है। विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये कैसे दिखते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये रॉड शेप स्ट्रक्चर तभी दिखेंगे जब इनका डिवीजन होना होगा, एक सेल से दो सेल बननी होंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, इसमें रॉड शेप दिखते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे दिखते हैं, रॉड शेप, ठीक है। एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मतलब कितने, 46 क्रोमोसोम होते होंगे। लेकिन जब सेल का डिवीजन नहीं होता उस टाइम पे ये किस फॉर्म में रहते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रहते हैं, क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। हम क्यों अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं भाई, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो हमारे डीएनए के अंदर छुपे होते हैं वही हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं, और वही कैरेक्टर हमें फिर हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं, दिखते हैं। उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, अभी मैंने बोला क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए का नेचर होता है नेगेटिव और हमारे प्रोटीन का नेचर होता है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग द सेल। और इसी डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा सेल कैसे बनेगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, कितने टाइम के लिए सरवाइव करेगा, कब इसकी डेथ होगी, ठीक है। इनकी भी प्लान डेथ होती है, जैसे हमारा डिसाइडेड होता है कि हम कब मरेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे
कंटिन्यू करते हैं। हाँ ओके, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। मतलब डीएनए में भी कोई ऐसी चीज है, छोटी सी चीज है जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम फंक्शन कर रहा है, डीएनए फंक्शन कर रहा है, वो होते हैं जीन। एक कोड होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, किस तरह की प्रोटीन बनेगी, वो जीन ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं करना होता उस टाइम पे डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन क्या है? मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड, मतलब ऐसा लगेगा किसी धागे को किसी चीज में लपेट कर रख दिया है, किसी पत्थर पे। ठीक है, इंटेंगल मास होगा थ्रेड का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने को होती है तो वो क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, और ज्यादा कंडेंस होके इस तरीके से बटरफ्लाई शेप में दिखने लगता है। ठीक है, रॉड शेप। ओके, ठीक है। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेल रिप्रोडक्शन, तो मतलब ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का ही रोल होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड, वो प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और एक न्यू सेल बनाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट, तो मतलब ये भी क्या है? न्यूक्लियस क्रूशियल पार्ट है हमारे सेल का, जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अलोंग विद द एनवायरमेंट एंड इन डिटरमाइनिंग द वे सेल डेवलप, और यही न्यूक्लियस डिसाइड करेगी सेल कैसे डेवलप होगी, व्हाट फॉर्म से इट विल बी एग्जिबिट, किस फॉर्म में ये एग्जिबिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कब मैच्योर होगी। ठीक है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज, कुछ केमिकल एक्टिविटीज ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? हमारे न्यूक्लियस ही करते हैं। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म, देखो अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारा कौन है? बैक्टीरिया। कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया। सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, मैंने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट है, पुराना टाइप का सेल है, तो उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा। द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं बना होता। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे क्या होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, तो मतलब उनमें केवल डीएनए आरएनए होता है, वो न्यूक्लिक मटेरियल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस ना होने के बजाय इनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स होता है। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लेक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उन्हें बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराने टाइप के, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। अब जिन सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो हमारे क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, मतलब मैंने बोला था ना हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होती प्रॉपर, और सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, ये हमने देख लिया सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जरा देख लो प्रेजेंट, लेकिन देखो जो ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स में तो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे किसमें होते हैं? हमारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक यानी न्यू टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यू टाइप सेल में। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, कुछ फंक्शंस तो परफॉर्म हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें? हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्मा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोफिल,
याद रखो, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल। मैंने बोला था ना, एक हमारा क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है। वो होता तो बैक्टीरिया है, लेकिन वो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट है, केमिकल है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है, ओके। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बट नॉट विथ प्लास्टिड, लेकिन उसमें कोई प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है, एज इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, मतलब प्रोकैरियोटिक के पास, मतलब ये प्लांट में जैसे प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है और हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्लोरोफिल तो है पर प्लास्टिड नहीं होता, जैसे कि हमारे यूकैरियोट्स में होगा। ओके, ये रहा हमारा भाई बैक्टीरिया। ठीक है, कल मैंने ड्रॉ भी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, दिखाया भी था कि ये बैक्टीरिया का कुछ शेप इस तरीके से होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ इस तरीके से कॉइल फॉर्म में एक मास बन जाता है, उसे को बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये इनकी एक सेल वॉल भी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं, ये फ्लैजेला होती है, क्या होती है, फ्लैजेला होती है मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला। ठीक है, और छोटे छोटे हेयर जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, सीलिया होते हैं, ये फूड वगैरह को ट्रैप करते हैं, या वाटर में लोकोमोशन करने के लिए ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा क्या है, हमने पढ़ लिया किसके बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के ऑर्गेनल्स। ओके, ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारे एग्जामिनर्स का। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं उन सबके बारे में देखते हैं, 2 लेक्चर और हमें चाहिए, अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी जोश के साथ, एनसीईआरटी बुक के साथ इजी बनाते हुए। ठीक है, यही साथ के साथ हम डायग्राम बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, आई होप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, और जाते जाते मैं बोलूंगी अपने बाकी सहपाठियों को भी शेयर करो इस बारे में। आ गई है आपकी संजना मैम आपके साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।